गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया। मेरा नाम कैलाश चौटिया। जैसे कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान है आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों हमारा कल नया अध्याय शुरू हुआ है, आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार। कल हमने आतंकवाद के अर्थ के बारे में भी पढ़ा। तो आतंकवाद का क्या अर्थ होता है बच्चों, बताओ। हाँ बेनीवाल जी, टेरर का अर्थ क्या होता है? टेरर शब्द है लैटिन भाषा का अर्थ है, जिसका अर्थ होता है किसी को भय से कंपायमान करना, किसी को मानसिक रूप से डराना, मानसिक रूप से उसमें डर पैदा करना, जिससे कि वो किसी भी घटना के प्रति अति संवेदनशील हो जाए। तो टू मेक ट्रेम्बल, यानी किसी को भय से कम कमाने पर मजबूर करना। तो और दिमरिस के अनुसार आतंकवाद एक विभ्रम है, एक मनोवैज्ञानिक हमला है। इसका लक्ष्य मनोवैज्ञानिक परिणाम प्राप्त करना होता है। हिंसा की नाटकीय प्रस्तुति और उन्नति और प्रसिद्ध आतंकवाद की मुख्य प्रवृत्ति रही। सामान्य अर्थ में किसी भी तरह के भय उत्पन्न करने की विधि को आतंकवाद की संज्ञा दी जाती है। जब एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपनी उचित मांगों की पूर्ति के लिए शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक आंदोलन करता है तो उसे हम आंदोलन कहते हैं। आंदोलन करना, हड़ताल करना, प्रदर्शन करना, विरोध करना, ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों में शामिल है। लेकिन यदि जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग के रूप में आंदोलन को शामिल किया जाता है, लेकिन जब व्यक्ति समूह अपनी अनुचित मांगों की पूर्ति के लिए हिंसा और अशांति का सहारा लेता है तो उसे आतंकवाद कहते हैं। तो आतंकवाद को आमतौर पर धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, नस्लीय आधार पर समर्थन मिलता है, किंतु यह अलोकतांत्रिक होने के कारण व्यापक स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में समर्थन प्राप्त करने में असफल रहता है। आतंक के प्रयोग से तात्पर्य क्या है? भय पैदा करना, भय उत्पन्न करना। सभी निरंकुश समाजों में जितने भी निरंकुश है, डिक्टेटरशिप जहाँ जहाँ है, वहाँ पर भय पर आधारित शासन है। आधुनिक युग में अधिनायकवादी शासन का मूल आधार भय है, डर है, डराना, लोगों में भय पैदा करना, मानसिक रूप से लोगों को तोड़ना, उनमें अंदर ही अंदर एक भय, एक आतंक, एक डर का भाव, भय, डर या आतंक का भाव पैदा करना। शांतिकाल में युद्ध जैसी हिंसा के घोषित रूप में आतंकवाद की तलवार सदैव उन लोगों पर मंडराती है जो विद्रोह करने की सोचते हैं। आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य है वर्तमान में विध्वंसक या विधि सम्मत शासन को विध्वंसक तरीके से हटाना, सत्ता पर कब्जा करना आतंकवाद का मुख्य ध्येय रहा है। आतंकवाद विश्व में सबसे खतरनाक, हिंसक, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। आतंकवाद एक तरीके से संक्रामक की बीमारी है जो बहुत तेजी से फैलती है। वास्तविक रूप में भौतिक प्रभाव से अधिक इसका मनोवैज्ञानिक है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द टेररिज्म बहुत ज़्यादा पड़ता है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद शायद दुनिया में सबसे बड़ी विपदा है वो आतंकवाद रहा है, और इस्लामिक आतंकवाद है, वो दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। आतंकवाद उन नवीन संस्कारों में शामिल है जिसमें आणविक, जैविक, रासायनिक हथियारों के प्रयोग और सामूहिक विनाश की आशंका बनी रहती है। व्यवहार में आतंकवाद कई बार व्यवहार में जब देखने को मिलता है तो कई बार गरीब का अमीर के विरुद्ध, तो कभी धर्म की सत्ता और धर्म की रक्षा का हथियार है वो बन जाता है। हम आतंकवाद के इतिहास के बारे में आज पढ़ेंगे। द हिस्ट्री ऑफ द टेररिज्म, आतंकवाद का क्या इतिहास रहा है। संपूर्ण इतिहास में शक्ति को प्राप्त करने के लिए आतंक का कई बार प्रयोग हुआ है। सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए बल के सामने झुकना और स्थापित व्यवस्था को मजबूरन स्वीकार करने के युग एक आम बात रही थी। आतंक का प्रयोग सबसे पहले संभवतः उस समय में हुआ जब शासन के लिए आदिम अवस्था में सजा देकर किसी को विशेष गतिविधि करने से रोका गया था। प्रथम मेसोपोटामिया का साम्राज्य, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मेसो और पोटास का जो नदियों के किनारे पर विकसित हुई थी,
उसका साम्राज्य अक्कड़ के सारगोन पूर्णतया डरा धर्म का कर ही स्थापित किया गया। तो मेसोपोटामिया का जो साम्राज्य था, जहाँ से आतंक की शुरुआत मानी जाती है, तो मेसोपोटामिया का साम्राज्य अक्कड़ के सारगोन पूर्णतया डरा धमका कर ही स्थापित किया गया था। प्रथम सैनिक साम्राज्य असीरिया ने अपने विरोधियों की इच्छा और शक्ति को, साहस को तोड़ने के लिए क्रूर, हिंसात्मक, डर, आतंक, भय के तरीकों का प्रयोग किया था। संपूर्ण इतिहास में निरंकुश समाजों में आतंक का प्रयोग लोगों को मजबूरन दासत्व और अधीनता स्वीकार करने के लिए हथियार के रूप में प्रयोग करता रहा है। सदियों से आतंक का साया मानवता पर मंडराता रहा है। सदियों से आतंक का जो साया है वो हमारी मानवीय सभ्यता पर मंडराता रहा है। पिछले कई सौ सालों में देखने को मिला है कि आतंक का विविधकारी चेहरा है वो सामने आया है। विशेषकर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, मध्य एशिया की बात करें, अमेरिका तक, यहाँ तक कि यूरोप में भी आजकल आतंक का प्रसार है वो तेज़ी से फैल रहा है। फ्रांस में इन दिनों की आपने घटनाएं देखी होगी, जिनमें यदि आप न्यूज़ चैनल या टीवी देखते हो तो आपने फ्रांस में देखा होगा, जहाँ पर कुछ सिरफिरे आतंकवादी समूह ने, कुछ कट्टर इस्लामिक समूह ने लोगों को गला रेत कर उनकी हत्या करा दी। तो विरोध करने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को मारना शुरू कर दो। राज्य का आतंक चाहे गुप्त रूप से हो या खुले रूप से हो, इसमें हमेशा सामूहिक हत्या के लिए प्रयोग किया जाता है। मंगोल थे, मंगोलिया से आए थे, और तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। न केवल आतंक और भय का प्रयोग कर बड़े बड़े शहरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आतंकवाद या आतंक का प्रयोग करके बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े नगरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लोगों की जो सिर होते हैं उनके धड़ को अलग कर करके उनकी माला तक बना दी गई थी। यह सदैव अलग अलग स्वरूप में विद्यमान रहे। समय काल और स्थान के अनुसार इसके तरीके और प्रकृति में जरूर अंतर आता रहा है, लेकिन आतंक सर्वत्र व्याप्त है। आतंक है वो हर जगह व्याप्त है। प्रथम शताब्दी के यहूदी उग्रपंथियों से लेकर 11वीं और 13वीं शताब्दी के इस्माइली एसेशियन हत्यारों को इसी श्रेणी में गिना जा सकता है। तो प्रथम शताब्दी में यहूदी जिन्होंने ईसा मसीह की हत्या की थी, उससे लेकर 11वीं से 13वीं शताब्दी के इस्माइली एसेशियन हत्यारों को इसी श्रेणी में हम रख सकते हैं। आतंकवाद की धर्म से संबद्धता हर काल में रही है। आतंकवाद है वो किसी न किसी एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है। आतंकवाद को एक धर्म का परिचय मिलता है, धर्म का संरक्षण मिलता है, धर्म की ओट मिलती है, धर्म की आड़ मिलती है, और धर्म का सहारा लेकर अपने धार्मिक श्रेष्ठता को, अपने धार्मिक वर्चस्व को वह स्थापित करने का बार बार प्रयास करता है। वर्तमान समय में आतंकवाद का धार्मिक आयाम इसे जरूर विशिष्ट बनाता है। वर्तमान समय में जो आतंकवाद है उसका जो धार्मिक आयाम है वो इसे विशिष्ट बनाता है। वास्तव में धार्मिक आतंकवाद भी नया नहीं है। धार्मिक आतंकवाद भी नया नहीं है। किसी धर्म का परिचय, किसी धर्म का सहारा, किसी धर्म का संरक्षण है वो आतंकवाद को जरूर मिलता है। तो वर्तमान में जो इस्लामिक आतंकवाद है वो आज विश्व के लिए सबसे गंभीर समस्या बनी हुई है, और इसके पीछे कट्टर इस्लाम का जो साया है वो, यह कट्टर इस्लाम है वो इसके पीछे एक धर्म की आड़ के रूप में खड़ा है। तो आधुनिक युग में आतंकवाद ने गोरिल्ला युद्ध को भी पीछे छोड़ दिया है। तो आधुनिक युग में जो आतंकवादी है उन्होंने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को भी पीछे छोड़ दिया है। आतंकवाद का वैश्विक परिदृश्य, जैसा कि बच्चों आपको पता है, 9/11 अमेरिका में जो घटना हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड टावर जो अमेरिका के जो प्रमुख है, या पेंटागन जो अमेरिका का रक्षा क्षेत्र है या रक्षा विभाग है, उस पर आतंकवाद को पुनः महत्वपूर्ण बना दिया। तो पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड टावर जहाँ पर आतंकवादी हमला किया गया था, वस्तुतः तालिबान स्वरूप पिछली शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में सक्रिय था। तो तालिबान था वो अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन था जिसका प्रमुख नेता, तालिबान हो चाहे अल कायदा हो,
तो इन्होंने अमेरिका में हमले करवाए थे, किंतु अमेरिका में इन्हें महामंडित किया गया और योद्धा और जनमुक्तिदाता कहा गया। उल्लेखनीय कि यही रवैया पाकिस्तान का कश्मीर के आतंकवादियों के प्रति रहा है। पाकिस्तान का कश्मीर के आतंकवादियों के प्रति यही रवैया रहा है। जब जहां पाकिस्तान है वो उन्हें मुक्तिदाता के रूप में और संरक्षक के रूप में या उन्हें फ्रीडम फाइटर के रूप में संज्ञा देकर अपने राजनीतिक मंसूबों को साधना चाहता है। तो उन्हें स्वतंत्रता सेनानी की संज्ञा देकर अपने राजनीतिक मंसूबों को साधना चाहता है। धार्मिक आधार पर सहानुभूति प्रदर्शित कर वह राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। धार्मिक आधार पर क्या करता है, वो उनके प्रति, आतंकवादियों के प्रति या उनको योद्धा फ्रीडम फाइटर की संज्ञा देकर उनसे राजनीतिक रोटियां हैं वो सेक रहा है। आतंकवाद, जैसा मैंने आपको कहा, प्रतिक्रियावादी है, क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में, और आत्मघाती दोनों प्रभाव रखता है। आत्मघाती लोगों को इसमें आत्मघाती रूप से सुसाइड बॉम्बर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आज पाकिस्तान जो दुनिया में एपिक सेंटर बन चुका है, आज पाकिस्तान जो दुनिया में आतंकवाद की जड़ है, केंद्र है, मुख्य बिंदु है, जहाँ पर आतंकवाद दुनिया में फैल रहा है, जो आतंकवाद का मुख्य पोषक रहा है, स्वयं आतंकवाद से जूझ रहा है। पाकिस्तान में आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं हो सकता, आतंकवाद हमेशा आतंकवाद ही रहता है। आतंकवाद है जो पाकिस्तान जिन्हें पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैलाया था, आज खुद स्वयं इस आतंकवाद से पीड़ित है या जूझ रहा है। एक देश ने अपने विरोधी देश के खिलाफ रणनीति के रूप में आतंकवाद का खूब सहारा लिया। जैसा आपको बताया, अमेरिका के विरुद्ध तालिबान और अल-कायदा ने हाथ मिलाकर वहां पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। अमेरिका ने तालिबान विरोधी दैत्य को सोवियत संघ के विरुद्ध खड़ा किया था, किंतु 2 दशक बाद वही दैत्य जिसे अमेरिका ने सोवियत संघ के विरुद्ध खड़ा किया था, वही 2 दशक बाद में, 20 साल बाद में उसका दुश्मन बन गया, उसके विरुद्ध हो गया। इराक को पनपाना, इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता को पनपाना, तालिबान को पनपाना अमेरिका राज्य रणनीति का हिस्सा था। सद्दाम हुसैन को पनपाना या सऊदी अरब को सहायता देना, ईरान को पनपाना, इराक को पनपाना। ईरान तो अमेरिका का दुश्मन है। इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता को परोक्ष समर्थन देना, अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों को सैनिक, आर्थिक, राजनीतिक सहायता देना, उन्हें सोवियत संघ के विरुद्ध भड़काना, इसके साथ ही अमेरिका राज्य की रणनीति का हिस्सा रहा था। लेकिन स्वयं जब अमेरिका ने 9/11 की घटना के बाद मजबूर होकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई देकर इराक और अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला कर दिया और दोनों देशों को नेस्तनाबूद कर दिया। अमेरिका ने अल-कायदा और तालिबान का बहाना लेकर अफगानिस्तान और इराक पर हमला कर दिया और दोनों देशों को नेस्तनाबूद कर दिया। अमेरिका और उसके सहयोगी थे, उनका मानना था कि किसी भी किस्म के विध्वंसक हथियार रखना, किसी प्रकार के विध्वंसक हथियार रखना, किसी भी प्रकार के मारक हथियार रखना, किसी प्रकार के जैविक हथियार रखना, उसकी नज़र में अमेरिका और उसके सहयोगियों को मानना था कि किसी प्रकार के विध्वंसक हथियार रखना, मारक हथियार रखना, जैविक हथियार रखना। उसने इराक पर जैविक हथियार रखने का इल्ज़ाम लगाया था और उसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि वह जैविक हथियारों का उपयोग है वो अमेरिका के विरुद्ध करेगा और उसके जरिए हिंसक कार्रवाई करना आतंकवाद है। इसी नज़रिए से आतंकी संगठनों और उसके पनाह देने वाले राष्ट्रों को चिन्हित किया जा रहा है। वास्तव में आतंकवाद केवल हिंसा की तकनीक नहीं है, यह सिर्फ जान से मार देने या आतंकित कर देने की कला नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है। टेररिज्म एक तरीके से एक सोच है, किंतु एक विचारधारा। इसका शीत युद्धकालीन अमेरिका, जो शीत युद्ध में, जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं, अमेरिकी विदेश नीति से गहरा संबंध रहा है। जब अमेरिका ने सोवियत संघ के विरुद्ध तालिबान को सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक मदद दी थी और उसे तैयार किया था। शीत युद्ध वस्तुतः रक्त बीज है। रक्त बीज एक तरीके से वो बीज डाला गया था जिसकी फसल के रूप में तालिबान फला फूला, जिसे इसे जितना मारोगे उतना ही विकराल रूप धारण करता जाएगा। ऊपरी तौर पर शीत युद्ध समाप्त हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया,
परंतु विचारधारा के रूप में आज भी शीत युद्ध जिंदा है। मौजूदा आईसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आईसिस आतंक, तालिबान और आतंकवाद का विश्वव्यापी स्वरूप उसका हिस्सा है। तालिबान और आतंकवाद का विश्वव्यापी स्वरूप उसका हिस्सा बन गया है। इस स्वतंत्र स्वरूप का अपना तंत्र है, अपनी विचारधारा। इसका प्राणवायु बहुराष्ट्रीय कंपनियां है। जो आईसिस है वो इराक में या सीरिया में या जॉर्डन में, जिसका तेल के कुओं पर अधिकार है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में अपना पैसा लगाता है। आतंकवाद अब कोई स्थानीय ढांचा नहीं रहा, इसके प्रभाव को सीमा में बांधा नहीं जा सकता। मौजूदा वैविध्यपूर्ण रूप में इसे पूरी तरह से विध्वंसक ढांचागत संरचना बनाता है। आतंकवाद अत्याधुनिक हथियारों और विदेशी धन के सहारे फल फूल रहा है। आतंकवाद है वो जिसने क्रूड ऑयल या पेट्रोल डीजल के निर्यात के ऊपर नियंत्रण बना लिया। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में आतंकवादी गुटों के पैसे लगे हुए हैं, जिसके कारण उसकी आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक स्थिति है वो फल फूल रही है। आतंकवाद आधुनिक हथियारों से लड़ता है, विदेशी धन के सहारे फल फूल रहा है। तालिबान ये आतंकवादी संगठन है। तालिबान, अल कायदा, लिट्टे श्रीलंका में आतंकवादी संगठन है। खालिस्तान कमांडो फोर्स जिसने पंजाब को दहलाने, पंजाब में शांति पैदा करने और नया देश खालिस्तान बनाने के लिए जिसने प्रयास किया था। ओदेन, रोबिर्तो, ओब्यूसोन, फलांगा आदि दर्जनों आतंकवादी संगठनों के बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संबंध रहे हैं, जिन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों में पैसा लगाकर जिसने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाकर खूब धन अर्जित किया है। यह कंपनियां दो प्रकार से काम करती है, एक तो नशीले पदार्थों की तस्करी करने के काम करती है और दूसरे हथियार निर्माण करने वाली कंपनियों से सौदा करके उससे हथियार खरीदती है। तो आतंकवाद की रणनीति रही है कि हिंसा के माध्यम से सुनियोजित तरीके से आम जनता के अंतर्गत मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित करना, उन्हें डराना, उन्हें धमकाना, उनमें डर पैदा करना, उनमें दहशत पैदा करना, सत्ता को प्रतिक्रिया के लोभ उठाना और अपनी मांगों को बढ़ाना। बी क्रोंजियर द थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में रेखांकित किया गया कि आतंक और हिंसा कमजोरी का अस्त्र है। आतंक और हिंसा है वो कमजोरी का अस्त्र है। ये लोग संख्या में कम तो होते हैं और सत्ताहीन होते हैं। ऐसे वो लोग हैं जो परंपरागत रूप से सत्ता प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए वो हिंसा के सहारे, डर के सहारे, बल के सहारे, आतंक के सहारे लोगों को मारकर काटकर लोगों में मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित करके भय पैदा करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। एक छोटी सी आतंकवादी घटनाओं की जिम्मेदारी लेकर वे अपने आप को महिमामंडित करना चाहते हैं, अपने आप को टेलीविजन की सुर्खियों में लाना चाहते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, आतंकवाद का इतिहास, आतंकवाद का आज वैश्विक स्वरूप कैसे हो गया है, आतंकवाद है वो पूरी दुनिया के लिए किस प्रकार चुनौती बन गया है। तो जैसा मैंने आपको पढ़ाया है उसको लिखना है, याद करना है, समझना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।